चलिए बच्चों, क्लास 12th के 9 चैप्टर क्योंकि हम कर रहे थे, जिसका हमने ए पार्ट ख़त्म कर लिया था, इसका बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में क्या हम पढ़ने वाले वो देखते हैं। तो अपने ए पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसकी वीडियोस डली हुई हैं चैनल पर, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बी पार्ट पढ़ेंगे। तो बी पार्ट का टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पर क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करती थी, वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती थी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कि यहाँ पर लाइट बेंड कर जाती है। जो फेनोमेना होता है बेंडिंग ऑफ लाइट का, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, बेंड कर जाती है, कैसे कर जाती है वो सब समझेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? लाइट की बेंडिंग होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, अब वो बेंडिंग कैसी होगी वो हम समझेंगे, लेकिन जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो कैसे होती है उसको देखते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे हम यही समझ लेंगे। तो यहाँ पर पहले इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम दो डायग्राम बनाएंगे। पहला डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पहले हम इस तरह से ये बना लेते हैं। इस तरह से हमने ये बना लिया, और यहाँ पर क्या करेंगे हम? एक इंसिडेंट रे फॉल होगी, इंसिडेंट रे फॉल होगी। और आपको पता है इंसिडेंट रे से यहाँ पर क्या बनता है? हमारा एक नॉर्मल बनता है। इस तरह से ये नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ पर ये कौन सी होती है आपको पता है? ये कौन सी होती है? हमारी इंसिडेंट रे होती। ये हमारी कौन सी होती? इंसिडेंट रे होती। और ये इस पे कैसे कर रही है? फॉल हो रही है। और ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। ये आपको पता है 90 डिग्री पर होता है। और ये क्या होता है? हमारा इंटरफेस होता है। इंटरफेस मतलब कि यहाँ पर कोई अलग मीडियम होगा, यहाँ पर कोई अलग मीडियम होगा। तो यहाँ पर जो मीडियम है उसको मान लीजिए हमने मीडियम 1 नाम दे दिया। ये कौन सा हो गया? हमारा मीडियम 1 हो गया। और यहाँ पर ये लाइट जब स्ट्राइक की तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम अब इसको पढ़ते हैं। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। मतलब कि यदि लाइट क्या करती है? रेयर से डेंसर जाती है, तो क्या करते हैं हम? ये इसको इस मीडियम को मान लेते हैं। जो मीडियम 1 है वो क्या है? हमारा रेयर है। अब ये रेयर और डेंसर क्या होता है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, अपने यदि आपको पता नहीं है तो ये वाला नीचे वाला जो उसको मीडियम 2 मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं हम? इसको हम डेंसर मान लेते हैं। ये हमारा कौन सा है? डेंसर है। तो रेयर क्या होता है? जहाँ पर हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और डेंसर होता है कैसा? जिसमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। जिसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे कि एयर और वाटर। एयर में कैसे पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, और वाटर में कैसे पार्टिकल पास पास रहेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल यदि हम ले, जैसे वाटर और ग्लास। चलो अच्छा, एयर और वाटर में रेयर कौन हो गया? एयर हमारी रेयर मीडियम हो गई, और वाटर कैसा हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। और यदि हम यहाँ पर ले लें क्या? वाटर और ग्लास ले लें, तो वाटर और ग्लास में रेयर कौन हो जाएगा और डेंसर कौन होगा? तो वाटर और ग्लास में वाटर हमारा रेयर हो जाएगा, और ग्लास कौन सा? डेंसर हो जाएगा। क्योंकि ग्लास ज़्यादा डेंस होता है किसके? वाटर से। क्योंकि वाटर में पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहेंगे, लेकिन जो ग्लास होगा उसमें पार्टिकल कैसे? पास पास, मतलब डेंसर मीडियम होगा। तो किसका कंपेयर हम किससे कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन रेयर होगा कौन डेंसर होगा। तो यहाँ पर एक रेयर ले लिया, एक डेंसर ले लिया। तो ये हमने ले लिया। रेयर क्या होता है? जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और डेंसर क्या होता है? जिसमें पार्टिकल पास पास होते हैं। तो ये लाइन क्या कहती है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यदि लाइट कैसी? रेयर से डेंसर की तरफ जा रही तो क्या होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये क्या? इस नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। मतलब कि ये कैसी हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ये इस तरफ बेंड कर जाएगी। मतलब कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल ये हमारी बेंड कर गई। तो ये होता है हमारा इसका पहला फेनोमेना। मतलब कि ये क्या हो गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। तो आपको ये पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल आर आई होता है। और ये कौन सी हो गई? हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये कौन सा हो गया? हमारा एंगल आर हो गया।
तो ये क्या हो गया, ये पहली लाइन यही कहती है हमारी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगी। ये कहता है हमारा, यही हमारी डेफिनेशन कहती थी बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट कैसी बेंड कर रही वो तो डिपेंड करता है कैसा मीडियम है, लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट की फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही तो उसी बेंडिंग के फॉर्मूला को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यही हमारा यहाँ पर फॉर्मूला कहता था। तो ये हमारा डायग्राम बन हो गया। अब समझेंगे हम इसके बाद वाली लाइन को। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब क्या होगा, ये डेंसर से रेयर जाएगी तो तब क्या होगा, तब देखते हैं। तो ये डायग्राम बन हो गया। अब यहाँ पर डायग्राम 2 बना लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ये एंगल आई है, एंगल आर है, ये नॉर्मल है हमारा। ये कौन सा, ये इंटरफेस होता है। इंटरफेस क्या करता है, ये लाइन आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलता है। ये दो मीडियम को आपस में सेपरेट कर देता है, जैसे कि ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, इसको आपस में सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो वो हमारा क्या होता है, इंटरफेस होता है। ये बीच वाली लाइन इसको इंटरफेस बोलते हैं। तो ये आपको डायग्राम का हर पार्ट क्लियर हो गया, वो कैसे डायग्राम वर्क करता है वो समझ में आ गया। अब देखते हैं डायग्राम नंबर 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर ही क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी क्या होगी, हमारी एक इंसिडेंट रेस पर फॉल होगी इस तरह से, और इस पर क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल बना देंगे। इस तरह से हमने इस पर एक नॉर्मल बना दिया। तो नॉर्मल बनाने से होगा क्या, ये कौन सी हो गई, हमारी इंसिडेंट रे हो गई। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया। तो अब क्या होगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर, अब क्या किया हमने, इसको डेंसर मान लिया, इसको डेंसर मान लिया हमने, और नीचे वाले का किया हमने रेयरर मान लिया। मतलब कि ये डेंसर हो गया, ये रेयरर होगा। तो अब क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से कैसे अवे, मतलब दूर की तरफ हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी, अब ये इस तरह से बन जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगी। ये कैसी हो गई, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। पहले कैसी थी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल थी, अब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो ये एंगल आई हो गया यहाँ पर, ये एंगल आर हो गया। ये कौन सी हो गई, हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें काम करती हैं कि जब लाइट हमारी इस पर स्ट्राइक करती है, और यदि ये कौन सा होता है, ये हमारा रेयरर होता है, ये डेंसर होता है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है हमारी। और यदि यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये ऊपर वाला डेंसर हो जाए और नीचे वाला रेयरर हो जाए, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है। तो इस तरह से ये जो लॉ है फर्स्ट वाला, ये यही कहता है। तो आपको इतना समझ में आया कि किस तरह से ये हमारा काम करता है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और यहाँ से समझते हैं। जो एंगल आई है और एंगल आर है, यहाँ पर बताइए एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर बड़ा होगा। एंगल आई बड़ा है, एंगल आर बड़ा है। यहाँ पर कौन बड़ा होगा, हमारा एंगल आई बड़ा होगा किससे, एंगल आर से। क्यों होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये तो इसके तरफ बैंड हो गई, इसके टूवर्ड्स हो गई, तो ये कैसे इसके पास हो जाएगी। तो एंगल आर यहाँ पर छोटा हो जाएगा और एंगल आई यहाँ पर बड़ा होगा। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर बड़ा होता है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे से। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे किससे बड़ी होती, एंगल होता है इसका बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे वाले एंगल से, ये बड़ा होता है। ये आपको याद रखना कि किसका एंगल यहाँ पर बड़ा है। और यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एंगल आर बड़ा हो जाएगा एंगल आई से। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। मतलब ये जिस पर स्ट्राइक की थी उससे और दूर चली गई, मतलब कि ऐसी हो गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे वाला एंगल बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट वाले रे से। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें और हैं, ये आपको याद रखनी है। ये वाली इसको अपन बॉक्स में बना देते हैं। तो ये दो चीज़ें और हैं आपको जो याद रखनी है यहाँ पर, कि एंगल हमारे आई होता है वो एंगल आर सी एल जैसा लग रहा होगा आपको, इसको एंगल जैसा हम बना देते हैं। तो यहाँ पर भी ये थोड़े एंगल जैसे नहीं लग रहे,
तो ये इस तरह से एंगल यहाँ पर आई बड़ा होता है और यहाँ पर एंगल आर बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर बैंड अबे हो गई। तो देखिए ये एंगल यहाँ पर कितना बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर एंगल आई में ये एंगल आई बड़ा दिख रहा है इस एंगल आर से। तो इस तरह से ये काम करते हैं। ये दो चीज़ें और थी यहाँ पर समझने वाली, और ये किस तरह से फॉर्मूला था, बेंडिंग कैसे होती है, किस तरह से दो रे हमारी बेंड करती है यहाँ पर, ये सब कुछ समझ में आया कि किस तरह रेयर मीडियम होता है, कैसे डेंसर मीडियम होता है। तो आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हो गया। उसके और कुछ लॉ और है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले, वो और देखते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो जो और लॉ है उनको और देख लेते हैं हम। तो आइए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ और लॉ और हैं, वो रिफ्रैक्शन के बोर्ड देख लिए। तो पहला लॉ, दूसरा लॉ क्या है, पहला देख चुके हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में। कैसे करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा हम डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम को बना लेते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखें, आपको पता है कि इंसिडेंट रे होती थी और यहाँ पर क्या होता था, हमारा एक नॉर्मल होता था। इस तरह से ये नॉर्मल होता था और ये कैसी होती थी हमारी, ये यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड रे करती थी इस तरह से। ये एंगल आई होता था, ये एंगल आर होता था। तो ये क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल होता है और जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन मतलब कैसे देखते हैं, तो मान लीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी कैसी है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। तो यदि इंसिडेंट रे और नॉर्मल है और ये कैसी है हमारी यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, तो ये देखें आप, ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब ये तीनों अभी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं डिफरेंट प्लेन की बात करूँ तो ये कैसा, मान लीजिए ये हमारा कैसा हो जाए, नॉर्मल इस तरफ आ जाए, ऐसा आ जाए, और ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, तो ये अब अलग प्लेन हो जाएगा। प्लेन मतलब कि मान लीजिए मैंने इस बोर्ड को अब इसका प्लेन मान लिया कि ये तीनों इस सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए, तब हमारा ये चीज़ अप्लाई होगी। तो ये भी इस प्लेन पे आ गई, ये भी इस प्लेन पे आ जाएगी, मतलब दोनों इस प्लेन पे आ गए और ये भी इसी प्लेन पे आ जाए, तो ये तीनों सेम प्लेन हो जाएंगे। लेकिन यदि नॉर्मल हमारा ऐसा हो जाए और ये यदि इस तरफ से ऐसा 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 कैसा भी हो जाए, तो ये डिफरेंट प्लेन हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन कैसे होते हैं हमारे, कि कैसे कोई चीज़ सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए और कैसे कोई चीज़ डिफरेंट प्लेन पे लाई करती है। तो क्लियर हो गया आपको कि सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन कैसे होते हैं। मतलब कि ये यदि हमने इस बोर्ड को प्लेन मान लिया तो ये तीनों इस तरह ऐसी ऐसी इस पे होनी चाहिए, इनमें से ऐसी कोई ऐसी ऐसी हो जाए तो वो डिफरेंट प्लेन उसका हो जाएगा। तो ये यदि किसी जिस चीज़ को हम प्लेन मान लेते हैं वो तीनों उस पर ही लाई करनी चाहिए। तो ये हमारा सेकंड लॉ कहता है। थर्ड लॉ क्या कहता है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द स्पीड लाइट और वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। यहाँ पर क्या है हमारी, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमारी स्पीड लाइट और वेवलेंथ ये तीनों चेंज हो जाती हैं, लेकिन चेंज क्या नहीं होती यहाँ पर, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। चेंज क्या होता है, स्पीड लाइट वेवलेंथ, लेकिन सेम क्या रहता है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है, स्पीड लाइट और वेवलेंथ ये तीनों ही यहाँ पर चेंज होते हैं, लेकिन चेंज क्या नहीं होता, हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज नहीं होती। तो याद रखना है, स्पीड लाइट और वेवलेंथ ये तीनों चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। उसके बाद हमारा चौथी लॉ क्या है इसका, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा भी होगा। तो स्नेल्स लॉ होता क्या है, इट स्टेट दैट द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नाउन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि ये रेशो होता है स्नेल्स लॉ में किसका, एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस वाला और एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये कैसे कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट क्या होता है ये अभी आप समझेंगे, हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ हम पढ़ेंगे तब ये चीज़ आप क्लियर हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, और इसको लिखते किससे, हम म्यू से लिखते हैं। यहाँ पर ये म्यू से हम इसको लिखते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। तो साइन आई साइन आर अपॉन में म्यू, म्यू क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू क्या 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 होती है, कैसे होती, वो सब अभी आप देखने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारा, कि ये रेशो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये रेशो होता है।
तो ये कैसे काम करता है, कैसे होता है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन आप इतना भी इसको याद रख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। अभी इसको देखेंगे हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा, अभी और क्लियर हो जाएगा, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसे देखते हैं। तो अब वो जो कांस्टेंट वहाँ पर आ रहा था, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। आपको सब चीज़ें हम पता है कि इस पर एक इंसिडेंट रे आएगी और इसी पे क्या होगा, हमारा एक नॉर्मल होगा। इस तरह से इस पर एक नॉर्मल आ गया और ये हमारा इस पे फिर एक इंसिडेंट रे आएगी। इसको क्या किया, पहले हम इसको रेयर मान लेते और ये हमारा क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो रेयर टू डेंसर जाती है तो कैसी होती है, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। तो ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गई और ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उस कांस्टेंट को समझने के लिए इस एंगल आई की और एंगल आई आर की कुछ वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू कैसे हम रखने वाले हैं, इस एंगल आई को मान लिया हमने यहाँ पर कितना 60 मान लिया और इस एंगल आर को कितना मान लिया हमने 30 मान लिया। तो यहाँ पर यदि अप्लाई करते हैं हम स्नेल्स लॉ तो क्या हो जाएगा, साइन आई और साइन आर, और साइन आई कितना है हमारा 60 है और साइन 30 कितना है हमारा, और साइन आर कितना है 30। तो आप कुछ देर के लिए मान लीजिए तो साइन 60 है और साइन 30 है, इसको सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। तो इसका जो कांस्टेंट आ गया वो कितना 2 आ गया। तो कांस्टेंट यदि इसका 2 आ गया तो इस कांस्टेंट को आप करेंगे क्या, तो आप क्या करते हैं, हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। तो यदि हम यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये इसकी नॉर्मल हो जाएगी और यहाँ पर ये इसकी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो अब क्या किया हमने, ऊपर वाले एंगल को तो हमने 70 मान लिया और नीचे वाले एंगल को हमको समझना है। तो यदि हमने ऊपर वाला एंगल साइन कितना 70 ले लिया तो हमारा जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर 2 हो गया है। मतलब कि अब जो एंगल आर है हमको वो ऐसा लेना होगा कि इन दोनों को साइन 70 को और जो साइन आर है, जो जितना भी हम यहाँ पर लेंगे, कि उसको सॉल्व करके हमारा कांस्टेंट आंसर 2 ही आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर हम जो भी लें, लेकिन ऐसी हमको वैल्यू लेनी होगी, जैसा एंगल लेना होगा कि इन दोनों को सॉल्व करके साइन 70 को और साइन जो आर जो भी लेंगे उन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर 2 ही आना चाहिए। तो ये होता है हमारा जो कांस्टेंट होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांस्टेंट सेट हो जाता है। तो इस तरह से ये कांस्टेंट हमारा काम करता है कि साइन 70 हमने यहाँ पर जैसे ले लिया, तो साइन आर हमको कुछ भी लेना होगा ऐसा कि उन दोनों को सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो 2 ही आए। तो मान लीजिए कि लेट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर साइन 15 मान लिया आर, तो आंसर कितना आएगा हमारा 2 आएगा। मतलब यदि कांस्टेंट यहाँ पर सेट हो जाता है तो कांस्टेंट एक बार हमारा निकल के आ जाता है तो वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। मतलब कि साइन आर पर हम वैसे ही लेंगे कैसे कि उन दोनों को सॉल्व करके हमारा जो कांस्टेंट आया वो इसका ही आंसर वो ही आना चाहिए। तो इस तरह से कांस्टेंट हमारा काम करता है, जो कांस्टेंट वहाँ पर लिखा हुआ था, तो इस तरह से उस कांस्टेंट का वर्क होता है। तो समझ में आया कि किस तरह कांस्टेंट वहाँ पर वो आ रहा था, क्या होता है वो कांस्टेंट, वो इस तरह से कांस्टेंट होता है कि उन सॉल्व करके एक बार कांस्टेंट वैल्यू आती है, फिर वो आर उसी के अकॉर्डिंग आता है कि सॉल्व करके हमारा वो उतना ही कांस्टेंट वहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब इसका और आगे हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ और देख लेते हैं टॉपिक, उसके बाद इस वीडियो खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। इस स्नेल्स लॉ को हम अप्लाई कैसे करते हैं। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम फॉर्म करेंगे। तो स्नेल्स लॉ के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गई, ये तो अब आपको याद हो गया होगा सब कुछ। ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, और ये यहाँ से कैसी हो गई, इस तरफ आ गई। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। इसको क्या कर लिया हमने, इसको रेयर मान लिया, इसको डेंसर मान लिया।
और ये हमारा मीडिया 1 हो गया। तो मीडिया 1 को क्या कर दिया हमने, मीडिया 1 को किससे लिख दिया, म्यू 1 से लिख दिया। और ये मीडियम 2 हो गया तो इसको म्यू 2 से लिख दिया। किससे लिख दिया, एक को मीडियम 1 के लिए म्यू 1 से लिख दिया, दूसरे को मीडियम 2 के लिए म्यू 2 से हम लिख सकते हैं। मतलब मीडियम 1 के लिए म्यू 1 और म्यू 2 के लिए मीडियम 2 के लिए। तो यहाँ पर कर देंगे हम अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ कैसे होगा, जो म्यू 1 साइन आई है, मतलब कि इसको हम किससे लिख सकते हैं, साइन आई से लिखते हैं। और ये किस मीडियम के लिए है, मीडियम 1 के लिए। तो मीडियम 1 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई। और दूसरे का है हमारा मीडियम 2 है। मीडियम 2 के बाद कौन सा एंगल बन रहा है, साइन आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला बन रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, इनको बना दी। अब क्या करेंगे हम, साइन आई और यहाँ पर साइन आर को हम इस तरफ ले आएंगे। तो साइन आई इस तरफ आ गया और साइन आर इस तरफ आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर म्यू 2 आ जाएगा और ये इस तरफ पहुँच जाएगा तो ये म्यू 1 आ जाएगा। तो ये म्यू 2 आ गया और म्यू 1 आ गया। तो यदि हम इस म्यू 2 और म्यू 1 को चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कैसे, म्यू 1 से 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, म्यू 1 से 2 मतलब कि जो इसका मतलब हुआ जो लाइट है हमारी किससे जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लाइट 2 की तरफ जा रही। तो यही इस चीज़ को शो कर रहा है कि 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। इस तरह से ये 1 से 2 ऐसा लिखा हुआ है। जो हमारा म्यू है वो 1 से 2 इस तरह से इसको लिखा हुआ है। और यदि हम इसको चाहते, यदि मैं इसको इस तरह से लिख देता, इस तरह फिर 2 ऊपर जाता 1 नीचे जाता, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट 2 से जा रही है 1 की तरफ। तो इसका मतलब क्या होता है, लाइट हमारी 1 से 2 की तरफ जा रही। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से यहाँ 1 से 2 लिखा है तो ये क्या है, लाइट 1 से 2 की तरफ यहाँ पर जा रही है। तो ये इस तरह से हमारा काम करता है। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पर लिखा और इसको अप्लाई कर दिया स्नेल्स लॉ को, कि ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपके। तो इसलिए इसको आप बता दिया कि हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ, कैसे अप्लाई करते हैं। और ये कैसे लिखा है कि लाइट 1 से 2 की तरफ जा रही है, तो इस तरह से इसको ऐसा लिख दिया। और 2 से यदि ऊपर 2 जाता नीचे 1 आता तो क्या होता, लाइट 2 से जाती 1 की तरफ। तो इस तरह से इसको, इसका मीनिंग होता है कि क्या बताता है। तो समझ में आपको आया होगा। वीडियो लंबी हो गई लेकिन समझ में सब कुछ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।